दोस्तों मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है सोशल रिसर्च मेथड का, सोशियोलॉजी का, उससे संबंधित आपके सामने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको करवा रहा हूँ। अब अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4th के बारे में। यूनिट नंबर 1st, 2nd, 3rd ऑलरेडी पढ़ा दी है, आप 4th के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप पहले वाले आपके सामने यूनिट देखना चाहते हो तो प्ले लिस्ट का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर जरूर से पढ़ लेना। अगर आप ये पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सारे सब्जेक्ट की फ्री में पीडीएफ वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। आपको चैनल को जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना आपके सामने। साथ के साथ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर दो आपके सामने। और अगर कोई फ्लिपकार्ट मंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर जो व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन या फिर शॉप का ऑप्शन लिखा हुआ है इस कोने में आपके सामने, इस पर क्लिक करके कोई भी चीज़, ये चीज़ टैग कर रखी, इसके अलावा और कोई भी चीज़ खरीदोगे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा आपको। अब अपन बढ़ते हैं आपके सामने यूनिट नंबर 4 की तरफ, जो है डाटा विश्लेषण, प्रस्तुतिकरण और रिपोर्ट लेखन से संबंधित आपके सामने यूनिट नंबर 4 और आखिरी यूनिट आपके सामने, इसको विस्तार से समझेंगे अपन। पहला प्रश्न है सामाजिक अनुसंधान में आंकड़ों के विश्लेषण की प्रक्रिया को समझाइए। मतलब जो आपके सामने सामाजिक अनुसंधान किया जाता है इसमें आंकड़ों के विश्लेषण की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे कि भाई किस किस प्रकार से आपके सामने अपने आंकड़े सारे कलेक्ट कर लिए अब तक। अब क्या करेंगे, लास्ट में उनका विश्लेषण कैसे किया जाता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, और प्रस्तुतिकरण उसका कैसे किया जाता है उस आंकड़े को, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। कलेक्ट तो कर लिया अब अपन ने, अब आपके सामने प्रस्तुत करने का तरीका समझेंगे और उसको विश्लेषण करने का तरीका समझेंगे आपके सामने। सामाजिक अनुसंधान में आंकड़ों का विश्लेषण व एकत्रित किए गए कच्चे डाटा का व्यवस्थित करने या संशोधित करने की व्याख्या है आपके सामने। तो आपके सामने जो कच्चा जो डाटा होता है उसको आपके सामने व्यवस्थित करने, संशोधित करने, आपके सामने व्याख्या करने, उसको सार्थक जानकारी में बदलने को व्यवस्थित प्रक्रिया को क्या कहा जाता है आपके सामने, विश्लेषण के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों देखो आपको भी पता है इस चीज के बारे में, विश्लेषण क्या होता है। अब आपकी कक्षा में, मैं छोटा छोटा उदाहरण, आपकी कक्षा में क्या है 50 विद्यार्थियों का टेस्ट लिया गया है ना। अब उन 50 विद्यार्थियों में से सभी सब्जेक्टों का टेस्ट ले लिया गया है और ये देखने की किस विषय में बच्चों की पकड़ अच्छी है, किस में कमजोर है। तो 100 नंबर का टेस्ट था, आपने देखा आपके पास सभी 50 बच्चों का डाटा आ गया, तो आपने देखा, क्या देखा कि हिंदी विषय है उसमें लगभग बच्चों के सभी 50 के 50 बच्चों के 60 प्लस नंबर आ रखे हैं और 40 बच्चों के तो 80 से ज्यादा नंबर आ रखे हैं। मतलब आपके सामने हिंदी विषय में तो सब अच्छे हैं। फिर आपने देखा, उठाकर देखा मैथ में आपके सामने सिर्फ और सिर्फ 30 बच्चे ऐसे हैं जिनके 60 प्लस नंबर आए हैं आपके सामने, और सिर्फ आपके सामने 15 ऐसे बच्चे हैं जिनके 80 प्लस आए हैं, बाकी तो 30 ऐसे बच्चे हैं जिनके 60 से भी कम नंबर है। तो इससे क्या पता चला, गणित विषय है वो बच्चों का थोड़ा कमजोर है। समझ में आ गया। अभी आपने कैसे अनुसंधान किया, आपने कुछ आंकड़े देखे है ना, उनको व्यवस्थित किया, सारा आपके सामने आंकड़ा बनाया, आंकड़े को व्यवस्थित किया, कच्चे डाटे को कितना विद्यार्थी आपके पास हैं, कितने कितने नंबर आए हैं, फिर उनको व्याख्या करके आपने क्या कर दिया, जानकारी में बदल दिया। उसके माध्यम से कि भाई आपको मैथ के जो विषय के टीचर उनको बुलाया, उनको बताया कि भाई आपको और अधिक मेहनत करनी चाहिए बच्चों पर, एक क्लास आपकी एक्स्ट्रा लगा दी जाएगी। समझ में आ गया। तो अंत में आप क्या पहुंचे, उस निष्कर्ष पे पहुंचे कि बच्चों का गणित विषय क्या है, कमजोर है, ताकि जो शोध प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके और परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जा सके। मतलब जो आपके सामने जो शोध प्रश्न है, मतलब आपके सामने जो आप शोध का आपके लिए क्या प्रश्न था, कौन सा विषय कमजोर है, तो आपको पता चल गया गणित विषय कमजोर है। समझ में आ गया। और परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जा सके। परिकल्पनाएं क्या होती है आपके सामने, पहले भी जो रिजल्ट आए थे आपके सामने पिछली सेमेस्टर के तो उसमें भी गणित का जो क्या था रिजल्ट थोड़ा अच्छा नहीं था, तो आपके सामने यही बात सामने आ रही थी कि गणित विषय में थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। तो वो अब इस डाटा के माध्यम से क्या हो गई, पुष्टिकरण भी हो गया उसका कि बच्चे को गणित पर अच्छे से जोर देना चाहिए। तो यही आपके सामने जो कोई भी डाटा होता है उसका विश्लेषण करने का अर्थ यही होता है, कच्चा डाटा है उसको व्यवस्थित करो, उसको संशोधित और व्याख्या में बदल कर क्या करना होता है आपके सामने, उसको सही जानकारी आपके सामने अंतिम निष्कर्ष निकालना होता है, ताकि जो शोध करता है उसका जो प्रश्न था उसका उत्तर मिल सके और परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जा सके। विश्लेषण करने की अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, उसको विस्तार से अपन जानेंगे। पहला है डाटा का संपादन करना। यह एकत्रित किए गए डाटा की सटीकता, पूर्णता व संगति की जांच करने की प्रक्रिया। मतलब डाटा का संपादन मतलब क्या होता है, डाटा की एडिटिंग करना, कौन सा डाटा आपके लिए जरूरी है आपके सामने,
समझ में आ गया आपके सामने। तो आप अगर आपको 10th क्लास का ही डाटा चाहिए था तो उसमें काफ़ी बार क्या है कि आपके 9th क्लास के भी पेपर हुए थे सेमेस्टर के, 8th के भी हुए थे, 7th के भी हुए थे, उस डाटा का आपका कोई मतलब नहीं है। तो आपको किसकी जरूरत है, सिर्फ 10th क्लास के बच्चों को आपको विषय की जांच करनी है। तो आप क्या करोगे, जो आपकी ज़रूरत है उसी डाटा को लेकर आओगे, उसी को बोलता है डाटा में एडिटिंग करना। जो डाटा एकत्रित किया गया उसकी सटीकता, पूर्णता व संगति की जांच करना। तो मतलब सही से उस जो डाटा आपके पास आया है उसको सटीकता से जांच करो, सही से जांच करो, क्या वो सही है या गलत है, उस चीज़ की अच्छे से जांच करने की जो प्रक्रिया होती है उसको डाटा संपादन के नाम से जाना जाता है। अगर कहीं पे कोई आपको गलतियां दिखाई दे रही, कोई विसंगतियां हैं, कोई अधूरी जानकारी है, उसको क्या किया जा सके, ठीक किया जा सके। मतलब कोई आपके सामने जो गलतियां हैं, कोई विसंगतियां हैं या फिर कोई अधूरी जानकारी, उसको क्या कर लो आप, इन सब चीज़ों के माध्यम से ठीक कर सको। ताकि आप अगले वाला पॉइंट है डाटा की कोडिंग करना। एडिटिंग समझ गए ना, जो सही डाटा की सटीकता से सही से उसको लगाओ एकदम, और फिर उसके जो कमियां उसको सही कर दो। अगले वाला पॉइंट है डाटा की कोडिंग करना। डाटा की कोडिंग करना मतलब यह आपके सामने गुणात्मक या मात्रात्मक डाटा को संख्यात्मक कोड असाइन करने की प्रक्रिया। मतलब कोई भी डाटा होते हैं उसको गुणात्मक या फिर मात्रात्मक रूप से क्या किया जाता है, कोड के माध्यम से उसको बनाया जा सकता है ताकि सॉफ्टवेयर द्वारा विश्लेषण के लिए तैयार किया जा सके। मतलब आपने सुना होगा ना, कोडिंग शब्द सुना होगा, है ना। तो कंप्यूटर की भाषा में किसी भी चीज को आपको क्या किया जाता है, आपके सामने बनाया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, आपके सामने डाटा कोडिंग के नाम से जाना जाता है। या फिर आपके सामने जो, अगर ये भी नहीं समझो तो ये समझ लो, आपने क्या क्या लड़के थे उनको बॉयज दिखाया, है ना, जो छोटे, और आपके सामने लड़कियां उनको गर्ल्स दिखाया, तो इस प्रकार के साइन दे दिया आपने, समझ में आपके सामने। या फिर आप कोई और भी सिंगल का बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए आपने क्या कर लिया, आपके सामने थोड़ा इस प्रकार का तो कोई साइन कर लिया आपके सामने। तो जो साइनों में बदल देना ताकि आसानी से समझ में आ सके, है ना। जो बड़े बड़े डाटा उसको छोटे कर देना। कोई विलेज का नाम है रामेश्वरम, तो उसको RAM लिख के छोड़ दिया आपने, डॉट डॉट लगा दिया, तो मतलब रामेश्वरम का डाटा है, समझ में आपके सामने। तो इस प्रकार के डाटाओं को, जो डाटा है उसको क्या है, जो बड़े बड़े कोडिंग उन शब्दों को संख्यात्मक या मात्रात्मक रूप में बदल देना ताकि क्या कंप्यूटर भी समझ सके और कोई व्यक्ति समझना चाहे उसको भी आसानी से समझ में आ जाए। समझ में आ गया। अगला है डाटा की प्रविष्टि करना, डाटा की एंट्री करना। कोडेड डाटा को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या SPSS या एक्सेल में दर्ज करना। मतलब आपने डाटा का निर्माण तो कर लिया, लेकिन जो कोडेड डाटा है उसको कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में डालना, SPSS करना या एक्सेल में उस चीज को दर्ज करने के लिए क्या किया जाता है आपके सामने, इसी को डाटा प्रविष्ट के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। मतलब आप भाई, आपको पता है मैनुअली आप कितना ही डाटा का निर्माण कर सकते हो। आज के समय बिना कंप्यूटर के आपके सामने कोई काम नहीं होता ना। तो वही कोडेड जो आपके सामने जो कॉपी पेन से जो डाटा कलेक्ट किया गया है उसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में दर्ज करने को क्या बोला जाता है, डेटा एंट्री के नाम से, डाटा प्रविष्टि के नाम से जाना जाता है। क्योंकि कंप्यूटर में करोगे तभी तो आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर पाओगे, या फिर डाटा इजी रहेगा आपके सामने, लंबे समय तक आप उसको स्टोर करके रख सकते हो। अगला डाटा का वर्गीकरण या सरलीकरण करना। मतलब डाटा को विभिन्न श्रेणियों में व्यवस्थित करना और उसे तालिकाओं में निर्माण करना। अब एक्सेल शीट का निर्माण करते हो तो आप सबको पता है भाई, जब एक्सेल में कोई भी डाटा को लगाया जाता है तो उसको क्या किया जाता है, उसको अलग अलग वर्गीकरण कर दिया जाता है। भाई ये महिलाओं का डाटा है, पुरुषों का डाटा है, बुजुर्गों का डाटा है, युवाओं का डाटा है, ये आपके सामने बच्चों का डाटा है, या आपके सामने जो जिनको स्वास्थ्य में कोई बीमारी नहीं उनका डाटा है, जो बीमार है उनके हृदय से संबंधित बीमार वाले व्यक्तियों का डाटा। तो डाटा को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, फिर उनकी टेबल बनाई जाती है ना। जैसे आपके सामने अगर आपके सामने उदाहरण ले लूँ स्कूल वाला, तो आप क्या करोगे, 10th के स्टूडेंट हैं, फिर यहाँ पर आपके सामने टेबल बनाया, है ना, 10th के स्टूडेंट का हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस का, फिर यहाँ पर मैथ वाले जो 9th वाले स्टूडेंट उनका डाटा बना लिया। तो इस प्रकार से आप क्या करते हो, आपके सामने डाटा को वर्गीकृत करते हो, उनके लिए टेबलों का निर्माण करते हो और उनका सारणीकरण किया जाता है। या फिर उनकी कैसे कैसे आपके सामने जो डाटा वो बार बार रिपीट हो रहा है उसका आवर्ती विवरण भी किया जाता है। समझ में आ गया। आंकड़ों का विश्लेषण करना। फिर क्या करोगे, आपके सामने आपने डाटा को कंप्यूटर पे भी लगा दिया, आप क्या करोगे, डाटा का विश्लेषण करोगे अच्छे से। किस प्रकार से किया जाता है, वर्णनात्मक विश्लेषण। डाटा का मुख्य विशेषताओं को वर्णन करना, केंद्रीय प्रवृत्ति, मीन, मोड, मीडियन, फलाव, ये आपको समझना। देखो डाटाओं में क्या क्या मुख्य विशेषताएं निकल के आ रही हैं आपके सामने, है ना, कि भाई कौन व्यक्ति आपके सामने जो बेरोजगार दर कहाँ पे सबसे ज़्यादा है,
स्कूल वाला उदाहरण ले लेता हूँ, बेरोजगारी दर को थोड़ा साइड में कर लेते हैं, एक उदाहरण पे चलते हैं कि आपके सामने कि भाई मैथ में बच्चों के कम नंबर आ रहे हैं, हिंदी में अच्छे आ रहे हैं, इंग्लिश में ठीक ठाक आ रहे हैं, साइंस में बच्चे और अच्छा कर रहे हैं पिछले सेमेस्टर से, इस प्रकार से आपके सामने कर रहे हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, डाटा की मुख्य विशेषताओं के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अब डाटा आपके सामने कैसा है, नंबर्स की फॉर्म में है, नंबर की फॉर्म में। तो मीन मीडियम मोड, मध्यम माध्यम माध्यिका निकाली जाती है। मतलब भाई 50 बच्चों का आपके सामने क्या था, डाटा था, तो किसी के 30 आए, किसी के 50 भी आए, किसी के 40 आए, किसी के 45 आए। तो मैथ में आपके सामने सभी बच्चों का क्या किया गया, एवरेज निकाला गया। एवरेज बोलते हैं ना कि भाई इनका एवरेज कितना है, तो एवरेज निकल के आया बच्चों का आपके सामने कितना, 30 नंबर एवरेज निकल के आया। समझ में आ गया। तो इसलिए क्या पता चला कि बच्चों का औसत कम है आपके, इसका मतलब कम होशियार है बच्चे, है ना। तो यही आपके सामने जो डाटाओं को, जो अगर मैथ के स्टूडेंट होते तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आता है ये चीज़। और 10th अगर आपने पढ़ा होगा, एवरेज निकाला जाता है। एवरेज का अर्थ होता है कि सभी बच्चों के एक ऐसा नंबर जो सभी बच्चों के बीच में, मतलब कम का भी मिला लिया, ज़्यादा का, सबका मिला के इतने नंबर तो लगभग बच्चों के आ ही रहे हैं। समझ में आ गया, उसको एवरेज बोला जाता है। अनुमानात्मक विश्लेषण, तो ये तो था वर्णनात्मक विश्लेषण, मतलब जो डाटा में दे रखा ना उसको डिस्क्रिप्टिव रूप से समझा। नमूना डाटा के आधार पर पूरी जनसंख्या के बारे में निष्कर्ष निकालना, परिकल्पनाओं का परीक्षण करना। मतलब क्या किया जाता है, नमूना डाटा के आधार पर, जो आपके पास डाटा है उसके आधार पर पूरी जनसंख्या के बारे में जो निष्कर्ष निकाला जाता है और परिकल्पनाओं का जो परीक्षण किया जाता है आपके सामने। समझ में आ गया। तो मतलब आप निष्कर्ष लास्ट में क्या करो, पूरी की पूरी जो रिसर्च है उसका पूरा का पूरा डाटा का आप क्या करोगे, निष्कर्ष पहुंचोगे। जैसे आप पहुंच गए लास्ट में निष्कर्ष पर, किस चीज पर, कि भाई सारा डाटा देखा, पता चला गणित में बच्चों का काम अच्छा नहीं चल रहा, भाई पढ़ नहीं रहे बच्चे गणित में, तो इसको क्या बोला जाता है, अनुमानात्मक विश्लेषण के नाम से जाना जाता है। व्याख्या की बात करें, सांख्यिकीय विश्लेषण से प्राप्त परिणामों की व्याख्या करना और उन्हें शोध प्रश्नों और परिकल्पनाओं से जोड़ना और उन्हें निहितार्थों को समझना। मतलब जो सांख्यिकीय विश्लेषण देखने को मिलता है, जो आपके सामने जो रिसर्च देखने को मिलती है, उससे प्राप्त जो परिणाम होते हैं उन सब की व्याख्या करना और उन जो शोध प्रश्न है उसको परिकल्पनाओं से जोड़ना और निहितार्थों से जोड़ना। मतलब सीधी सीधी बात है, जो रिजल्ट निकल के आया उसकी व्याख्या करके पूरी दुनिया के सामने रखना कि भाई हमने जो डाटा कलेक्ट किया था उससे ये अंतिम निष्कर्ष निकल रहा है। समझ में आ गया। शोध प्रश्नों व परिकल्पनाओं को जोड़ना, मतलब जो प्रश्न पूछे जा रहे थे जनता के द्वारा या फिर जो आपके सवाल थे उस सर्वे से संबंधित जो आपको क्लियर करने थे उनके उत्तर देना और परिकल्पनाएं आपके सामने जो पहले पूर्वानुमान थे उसके ऊपर पुष्टिकरण करना, क्या पूर्वानुमान सही है या गलत है। प्रस्तुतिकरण करना, विश्लेषित डाटा को स्पष्ट व आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करना। मतलब अब अंतिम तरीका क्या होता है, आपने सारा डाटा बना लिया, अब आपको आकर्षक तरीके से, आकर्षण करने का ये तरीका होता है कि आम जनता उसको आराम से समझ सके, है ना। जैसे ग्राफ के माध्यम से, चार्ट या डायग्राम के माध्यम से आप इस प्रकार से डाटा का निर्माण करोगे जिससे जो डाटा निकलने वाला व्यक्ति है, ज्ञान निकलने वाला व्यक्ति है, वो और विश्वसनीय निष्कर्ष तरीकों तक पहुंच सके और उसको और ज़्यादा सक्षम बनाया जा सके। समझ में आ गया आपके सामने। तो ये था आपके सामने जो अंतिम था, सामाजिक अनुसंधान में डाटा, अनुसंधान में आंकड़ों का विश्लेषण करने की प्रक्रिया को समझाइए। आपको अच्छे से समझ में आ गया किस तरीके से डाटा का विश्लेषण किया जाता है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले डाटा को आप क्या करोगे, आपके सामने जो जितना डाटा है उसको पहले आसान, उसको काट छाट करके आपके लिए जो जरूरी है ना, जैसे 10th के उदाहरण से लूँगा। 10th के विद्यार्थियों को आपका डाटा चाहिए था, सारे विद्यार्थियों को मैथ, इंग्लिश, साइंस में कितने नंबर मिल रहे थे, बाकी 9th 8th से आपको कोई मतलब नहीं है। तो पहले आपने क्या किया, उसी डाटा को रखा, तो इसको क्या बोला जाता है, डाटा संपादन के नाम से। फिर आपने क्या किया, डाटा को कोडिंग किया, मतलब मैथमेटिक्स को पूरा नाम लिख के एम लिखा, बॉयज़ को बी लिखा, जी को गर्ल्स, ताकि आसानी से चीज़ों को समझा जा सके, है ना। सिंबल्स के रूप में अपन जल्दी समझते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म में, तो उसको क्या बोला जाता है। फिर आपने डाटाओं को कोडिंग किया। फिर क्या किया, आपके सामने आपके पास जो भी डाटा था उसको आपको कंप्यूटर वाले को बोला कि भाई इस सारे को डाटा को एक्सेल शीट पे दर्ज कर दो, क्योंकि कितना समझोगे कागजों में आप चीज़ों को। ये तो 50,000 बच्चों का होता तब क्या करते आप, है ना। 500 बच्चों का होता तब आपको कागजों में समझना मुश्किल है, तो उसको बोला कि एक्सेल शीट पे लगा दिया। तो फिर आपने क्या किया, उसको एक्सेल शीट पे लगाया सारे डाटा को। फिर आप वर्गीकरण करते हो डाटाओं को, कैसे कि उसको बोला कि एक्सेल शीट पे लगा दिया, आप उसकी टेबल बना दे, है ना। उसको मैथमेटिक तरीके से कोई चार्ट वगैरह बनाना है वो आपके सामने यहाँ पर बना दे ताकि मैं अच्छे से समझ सकूँ। फिर
फिर आपके सामने जो कंप्यूटर वाले का काम पूरा हो गया, अब आपका काम है, अब आपको क्या करना है, उसमें विश्लेषण करना है। एवरेज नंबर कितने आए हैं, आपको जो इसमें क्या, इस डाटा में क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं, जो केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में आपने समझा। फिर आपने क्या कर दी कि आपने फिर आपको सारे डाटा को समझ लिया, फिर आप अंतिम व्याख्या दोगे कि बच्चे को भाई गणित विषय कमजोर है या फिर साइंस कमजोर है, इस सब चीज़ों की जो अंतिम चीज़ जो आपको व्याख्या करनी है वो आप बताओगे, जिसमें परिकल्पनाओं के बारे में बताते हो कि भाई जो पूर्वानुमान था वो सही था या गलत था। और फिर लास्ट में आम जनता भी उसको अच्छे से समझ सके। भाई आपके जो 10th के जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी तो माता पिता को भी समझ में आना चाहिए, तो इसके लिए आपने डायग्राम बनाकर समझाया, पाई चार्ट बनवा दिए, है ना, उसके बच्चे की पूरी एनालिसिस करके आप बता दी ताकि जो पेरेंट्स है वो आसानी से समझ सके। समझ में आ गया ना अच्छे से? मैंने बहुत विस्तार से आपको चीज़ों को समझाया है। जो कौन सा, जो सामाजिक अनुसंधान के जो आंकड़ों के विश्लेषण की पूरी प्रक्रिया उसको विस्तार से बताया। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना मेरे को।